हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। विराट जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, हम इसके बारे में जानेंगे। To mark the completion of 10 years of setting up of Biotechnology Industry Research Assistant Council, BIRAC, Biotech Startup Expo 2022 was launched with the theme Biotech Startup Innovation Toward Atmanirbhar Bharat. कंप्लीशन जो हुआ आपका 10 इयर्स सेटिंग हुआ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक का। इसी कारण बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका थीम है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। हम जानेंगे बिराक के बारे में। बिराक इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बिराक जो है आपका ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जिसको सेटअप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन एंड एम्पावर द एमर्जिंग बायोटेक इंटरप्राइज टू अंडरटेक स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन एड्रेसिंग नेशनली रिलेवेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड। ये स्ट्रेंथन करेगा और एम्पावर करेगा जो एमर्जिंग बायोटेक इंटरप्राइजेस है उनको, साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिसर्च और इनोवेशन पे इसका फोकस होगा। ये एड्रेस करेगा जो नेशनली रिलेवेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड है उसको ये एड्रेस करेगा। फंक्शन इसका क्या है? ये प्रोवाइड करेगा एसेट्स को जो रिस्क कैपिटल है टारगेटेड फंडिंग के माध्यम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। आईपी मैनेजमेंट एंड हैंड होल्डिंग स्कीम जो है जो मदद करेगा इनोवेशन एक्सीलेंस में बायोटेक फर्म के लिए और इसको ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएगा। ये सारे इसके फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया 17 एफडीआई इनफ्लो अंकटेड। तो इंडिया जो है वो 7th है एफडीआई इनफ्लो के मैटर में अंकटेड करने कहा है। हम जानेंगे इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटेड हैज रिलीज द एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये जो एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसको कौन रिलीज करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटेड है, उन्होंने रिलीज किया है एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को। तो इस रिपोर्ट में जो मेंशन है हम इसके हाईलाइट को समझते हैं। इंडिया इज रैंक 7 डिस्पाइट ए 30% डिक्लाइन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। इंडिया का रैंक जो है 7th पोजीशन में है जबकि 30% डिक्लाइन हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री पे। उसके बावजूद इंडिया का रैंक 7th पोजीशन पे है। यूनाइटेड स्टेट $367 बिलियन रिमेन द टॉप रेसिपेंट ऑफ एफडीआई। जो यूनाइटेड स्टेट है $367 बिलियन के साथ वो टॉप रेसिपेंट है एफडीआई का। चाइना जिसके पास $181 बिलियन का रिसिपेंट हुआ है, उसके बाद हांगकांग है $141 बिलियन रिसिपेंट के तौर पे। ये सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्ड कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। Among the top 10 host economy, only India saw a decline in its inflow. जो टॉप 10 होस्ट इकोनॉमी है उसमें सिर्फ इंडिया पे ही डिक्लाइन देखा गया है और वो भी 30% डिक्लाइन। However, outward FDI from India rose 43% to 15.5 billion in 2021. जो आउटवर्ड एफडीआई हुआ है, जो यानी एफडीआई इंडिया से बाहर गया है, वो बढ़ के 43% हो गया है 15.5 बिलियन डॉलर 2021 के समय पे। ये एक चिंता के विषय है। एफडीआई होता क्या है? Foreign direct investment (FDI) is an investment from a party in one country into a business or corporation in another country with the intention of establishing a lasting interest. With FDI, foreign companies are directly involved with day-to-day operation in the other country. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है एक पार्टी का एक कंट्री से दूसरे बिजनेस या कॉर्पोरेशन की ओर या दूसरे कंट्री का। इसका मकसद होता है कि वो स्टैब्लिश करे एक लास्टिंग इंटरेस्ट को। एफडीआई जो है इसमें फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे ऑपरेशन में दूसरे कंट्री के। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट जो है ये रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को, तो इसके बारे में भी जान ले। इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी स्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964। जो अंकटेड है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1964 पे। इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट, ये आपका पार्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट का। It reports to the UN General Assembly and the Economic and Social Council, but it has its own membership, leadership and budget. ये रिपोर्ट करता है यूएन जनरल असेंबली को और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, लेकिन इसका खुद का मेंबरशिप, लीडरशिप और बजट है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, ये पार्ट है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है उसका भी। ऑब्जेक्टिव और रोल इसका क्या है? इज सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री टू एक्सेस द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइज इकोनॉमी मोर फेयरली एंड इफेक्टिवली अलॉन्ग विद अदर यूएन डिपार्टमेंट एंड एजेंसी। ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो एक्सेस करे जो बेनिफिट है ग्लोबलाइज इकोनॉमी का मोर फेयरली और इफेक्टिवली अदर यूएन डिपार्टमेंट एंड एजेंसी के साथ। इट ऑल्सो मेजर्स द प्रोग्रेस मेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एज सेट आउट इन एजेंडा 2030। और ये मेजर करता है जो प्रोग्रेस
जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिसको सेट किया गया था एजेंडा 2030 पे, कि उसमें कितना प्रोग्रेस है। रिपोर्ट पब्लिश बाय अंकटेड, जो रिपोर्ट जिसको कि पब्लिश किया जाता है इनके द्वारा, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये सारा ही रिपोर्ट जो है वो अंकटेड रिलीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CISS एप्लीकेशन। PIB के न्यूज तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन एप्लीकेशन के बारे में। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR हैज लॉन्च ए CISS एप्लीकेशन अंडर द बाल स्वराज पोर्टल to help in the rehabilitation process of children in street situation। जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR है, उन्होंने लॉन्च किया है CISS एप्लीकेशन को। तो किसने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडर बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत, तो बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत। किस लिए, तो मदद करने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन में CISS एप्लीकेशन के बारे में हम जान ले। The CISS application is used for receiving data of children in street situation from all the state and union territory, tracking their rescue and rehabilitation process। जो CISS एप्लीकेशन है वो यूज करेगा, रिसीव करेगा डाटा को चिल्ड्रन के लिए जो स्ट्रीट सिचुएशन में है, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ट्रैक करेगा उनके रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को। द इनिशिएटिव इज टेकन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो इनिशिएटिव है इसको लिया गया है डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। द प्रोग्राम इम्बॉडीज आर्टिकल 51 क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटरिंग टू द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन टू रिपोर्ट एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ असिस्टेंस। ये जो प्रोग्राम है ये इम्बॉडीड करता है आर्टिकल 51 क्लॉज A को कॉन्स्टिट्यूशन का। ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म को पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कैटर करेंगे वेलफेयर को चिल्ड्रन का, और रिपोर्ट करेंगे अगर कोई भी चाइल्ड जो है अगर उसको आवश्यकता है असिस्टेंस की। तो The platform serve to collect data and report to the district child protection officer for them to take necessary action। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सर्व करेगा, कलेक्ट करेगा डाटा को, रिपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर DCPO को कि वो नेसेसरी एक्शन ले। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एनी हेल्प दैट कैन टू चिल्ड्रन इन नीड। और ये प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशन को भी कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी मदद चिल्ड्रन को जिनको आवश्यकता है। Help can be provided in the form of open shelter, counseling service, medical service, sponsorship, de-addiction service, education service, legal, paralegal service, volunteering, etc। जो हेल्प है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है ओपन शेल्टर, काउंसलिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस, स्पॉन्सरशिप, डी एडिक्शन सर्विस, एजुकेशन सर्विस, लीगल, पैरालीगल सर्विस, वॉलंटियरी बेसिस में। इट्स वर्किंग फ्रेमवर्क, इसका जो वर्किंग फ्रेमवर्क है वो कैसा है, it categorized any child under children in state situation if the child is living on the street alone, living on the street during the day or living in the street with the family। ये कैटेगराइज करता है किसी भी चिल्ड्रन को चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन में। अगर जो चाइल्ड है वो लिव कर रहा हो स्ट्रीट पे अलोन और लिव कर रहा हो स्ट्रीट में डे के समय पे, वो लिव कर रहा हो स्ट्रीट में फैमिली के साथ, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। द रूट काउज ऑफ दिस फिनोमिना इज द माइग्रेशन ऑफ फैमिली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जो मेन रीजन है इस फिनोमिना का, जो माइग्रेशन हो रहा है फैमिली का रूरल से अर्बन एरियाज की ओर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की खोज में, इस कारण ऐसा हो रहा है। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करेगा। इट फॉलो 6 स्ट्रेटेज फ्रेमवर्क फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये जो है ये फॉलो कर रहा है 6 स्टेजेस फ्रेमवर्क को रिहेबिलिटेशन के लिए चिल्ड्रन का। तो 6 स्टेजेस को हम समझेंगे। कलेक्शन ऑफ द चाइल्ड डिटेल विच इज अकॉम्प्लिश थ्रू द पोर्टल, इसमें कलेक्ट किया जाएगा चाइल्ड के डिटेल को जो कि अकॉम्प्लिश होगा पोर्टल की मदद से। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग द चाइल्ड बैकग्राउंड, दिस इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बाय कन्वर्सिंग एंड काउंसलिंग द चाइल्ड। जो सोशल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा चाइल्ड के बैकग्राउंड को। ये किया जाएगा सुपरविजन में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, और ये कन्वर्स करेगा, काउंसिल करेगा चाइल्ड को। फॉर्मुलेटिंग एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द चाइल्ड, तैयार किया जाएगा एक इंडिविजुअल केयर प्लान को चाइल्ड के लिए। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बेस्ड ऑन दी SIR सबमिटेड टू दी CWC। जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होगा वो बेस्ड होगा SIR के ऊपर जिसको कि सबमिट किया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के द्वारा। एलोकेटिंग द स्कीम एंड बेनिफिट दैट द बेनिफिशियल कैन अवेल ऑफ, एलोकेट किया जाएगा स्कीम और बेनिफिट को जो कि बेनिफिशियरी अवेल कर सकते हैं। A checklist is made for the evaluation of the progress that is follow up, एक चेकलिस्ट को तैयार किया जाएगा इवैल्यूएशन को देखने के लिए प्रोग्रेस का कि कितना हम आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो हम जानेंगे EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के बारे में। इंडिया इज ऑब्जेक्टेड टू ए रिपोर्ट कॉल्ड EPI 2022 दैट प्लेसेस द कंट्री लास्ट along with Nigeria on a list of 180 countries
ऑन मैनेजिंग क्लाइमेट चेंजेस, इन्वायरमेंटल हेल्थ केयर एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है जो रिपोर्ट था इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का, जिसमें कि कंट्री को लास्ट पोजीशन में रखा गया नाइजीरिया के साथ, जो लिस्ट है 180 कंट्रीज में, उसमें कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटलिटी को, ये गलत दिखाया गया। इस कारण इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया इसको। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो हम जानेंगे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर एट द येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये जो रिपोर्ट है इसको तैयार किया जाता है रिसर्चर के द्वारा येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। इट प्रोवाइड ए डाटा ड्राइवन समरी ऑफ द स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड। ये प्रोवाइड करता है एक डाटा ड्राइवन समरी को स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लेकर अराउंड द वर्ल्ड में, यूजिंग 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर अक्रॉस 11 इश्यू कैटेगरी। डीपीआई रैंक 180 कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी। यूज करके 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर को 11 इश्यू कैटेगरी पे ईपीआई जो है ये रैंक करते हैं 180 कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के ऊपर, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटलिटी के ऊपर। This indicator provide a gauge at a national scale of how close country are to establish environmental policy target। ये जो इंडिकेटर है ये प्रोवाइड करता है एक इन्फॉर्मेशन को कि कितना क्लोज है नेशनल स्केल में कंट्री स्टैब्लिश करने में इन्वायरमेंटल पॉलिसी टारगेट को। डीपीआई ऑफर ए स्कोर कार्ड दैट हाईलाइट लीडर एंड लेगर्स इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस and provide practical guidance for country that aspire to move toward a sustainable future। और जो environmental policy target है ये ऑफर करता है कि स्कोर कार्ड को जो हाईलाइट करता है लीडर और लेगर्स को इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को लेकर, प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल गाइडेंस को कंट्री के लिए जो एस्पायर रखते हैं कि वो आगे बढ़े सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। वाई द रिपोर्ट इज इनहेरेंटली बायस, ये जो रिपोर्ट है क्यों इनहेरेंटली बायस है। The US placed itself at the 20th spot of the 22 wealthy democracy in the global west and 43rd overall। जो यूएस है उसने प्लेस किया खुद को 20th पोजीशन में 22 वेल्दी डेमोक्रेसी में ग्लोबल वेस्ट का, 43rd पोजीशन में है ये ओवरऑल। द रिलेटिवली लो रैंकिंग हैज पुट ऑल ब्लेम ऑन द रोल बैक पॉलिसी ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और जो लो रैंकिंग है इसका सारा ब्लेम जो है वो पुट किया गया है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। It goes on to preach that developing countries do not have to sacrifice sustainability for economic security। इनका कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको नहीं सैक्रिफाइस करना होगा सस्टेनेबिलिटी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएईए बोर्ड पासेस रिजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग ईरान। आईएईए बोर्ड ने पास किया रिजोल्यूशन को जो कि क्रिटिसाइज कर रहा है ईरान को। जानेंगे हम इसके बारे में ऐसा क्यों किया गया है, मैटर क्या था आईएईए के बारे में भी। The International Atomic Energy Agency Board of Governors has passed a resolution calling on Iran to fully cooperate with the UN inspector investigation into 3 undeclared sites। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर है उन्होंने पास किया एक रिजोल्यूशन को और कहा है ईरान को कि वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करे यूएन के इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेट करने में 3 अनडिक्लेयर साइट का। ये जो रिजोल्यूशन है इसको सबमिट किया गया यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस के द्वारा आईएईए में, और इसको बैक किया गया 30 कंट्रीज के द्वारा। सिर्फ रशिया और चाइना ही ऐसे है जिन्होंने अपोज किया इस मूव को। ईरान ने कॉन्डेम किया इस रिजोल्यूशन को। ये मैटर क्यों करता है, इट इज द फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ इट्स काइंड पास इन 2 years एंड कम्स आफ्टर 10 weeks ऑफ स्टेलमेट इन द इनडायरेक्ट टॉक बिटवीन द यूएस एंड ईरान ऑन रिवाइविंग द 2015 न्यूक्लियर डील। ये पहला रिजोल्यूशन है इस टाइप का जिसको कि पास किया गया है 2 साल के अंदर, और ये 10 वीक के बाद हुआ है जो उन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट एक रुका हुआ था इनडायरेक्ट टॉक उसके बाद यूएस और ईरान के बीच में, जिसको कि रिवाइव किया गया था 2015 के न्यूक्लियर डील के बाद। आईएईए के बारे में हम जान ले। It was set up as World Atom for Peace Organization in 1957 within the United Nations family। आईएईए को सेटअप किया गया था वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1957 में यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंतर्गत। रिपोर्ट टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये रिपोर्ट करता है दोनों को ही, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका वेना ऑस्ट्रिया पे है। ये फंक्शन कैसे करता है, तो वर्क विथ इट्स मेंबर स्टेट एंड मल्टीपल पार्टनर वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये वर्क करता है इसके मेंबर स्टेट और मल्टीपल पार्टनर के साथ पूरे विश्व में, ताकि प्रमोट किया जाए सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। ये प्रमोट करता है पीसफुल यूज को न्यूक्लियर एनर्जी का, और रोकता है जो यूज है किसी भी टाइप का मिलिट्री पर्पज के लिए जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी आता है। इसके प्रोग्राम को हम जान लें तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल 2000, ये सारे इसके प्रोग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो हम जानेंगे फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में। एस्ट्रोनॉमर हैव रिपोर्टेड ए फास्ट रेडियो बर्स्ट व्हिच कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल अदर फास्ट रेडियो बर्स्ट प्रीवियसली डिटेक्टेड एक्सपर्ट 1।
एक को छोड़ के एस्ट्रोनॉमर ने रिपोर्ट किया कि जो फास्ट रेडियो बर्स्ट जिसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट है सारे फास्ट रेडियो बर्स्ट से जिसको प्रीवियसली डिटेक्ट किया गया उनसे। जो लेटेस्ट है फास्ट रेडियो बर्स्ट उसका नाम रखा गया FRB 201905220B, जैसे कि अदर FRB थे जो कि इमिट करते थे फ्रीक्वेंट रिपीटिंग बर्स्ट को रेडियो वेव्स का। सिर्फ एक ही FRB ऐसा है जिसको प्रीवियसली ऑब्जर्व किया गया था कि जो बिहेव कर रहा था इसी टाइप से। ये होता क्या है फास्ट रेडियो बर्स्ट? FRB or fast radio bursts are the bright flashes of light that appear for a few milliseconds and then vanish. जो FRB होता है ये ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट होता है जो कि अपीयर करता है कुछ मिली सेकेंड के लिए, उसके बाद वैनिश कर जाता है। तो पहला फास्ट रेडियो बर्स्ट था, इसको डिस्कवर किया गया था 2007 में। उसके बाद अभी तक 140 ऐसे इवेंट को डिस्कवर किया जा चुका है। हाउ आर दे प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो एस्ट्रोनॉमर जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि जो कैंडिडेट है वो सोर्स है FRB के लिए, फास्ट रेडियो बर्स्ट के लिए, और जो सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार जो कि बच जाता है सुपरनोवा के बाद, या मैग्ना स्टार जिसको कि न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसके कारण ये प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटार होता क्या है? मैग्नेटार इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। मैग्नेटार एक टाइप है न्यूट्रॉन स्टार का। दे आर द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन द कॉस्मोस। ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है कॉस्मोस के। देयर मैग्नेटिक फील्ड आर 5 ट्रिलियन टाइम मोर पावरफुल देन दैट ऑफ अर्थ। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 5 ट्रिलियन टाइम मोर पावरफुल है अर्थ के कंपैरिजन में। तो आप समझ सकते होंगे कितना हाई मैग्नेटिक पावर है इसका। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.